अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज में हमारी बात हो रही थी। और आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया फेडरल बोर्ड के हवाले से ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे लॉन्ग भी उसने एक दफ़ा बनाया अभी रिसेंटली, और MCQs यहाँ से काफ़ी सारे उठा रहा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बच्चे, इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, तमाम यूकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन मैच्योर RBC रेड ब्लड सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, क्योंकि रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। अगर उसके बीच में हम माइटोकॉन्ड्रिया रख दें तो वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन को यूज़ कर सेलुलर रेस्पिरेशन कर देगा, तो इसीलिए उनमें नहीं होता। ठीक है, हमारे पास रिचर्ड अल्टमैन ने क्या किया था 1890 में ना, इसको ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया था रिचर्ड अल्टमैन ने, और उसका पहला नाम रखा था बायोब्लास्ट नाम रखा था। बायो मीन लाइफ, ब्लास्ट मीन फॉर्मिंग। तो ये कह रहे थे कि लाइफ फॉर्मिंग है, कोई ऑर्गेनेली उसने निकाला था क्योंकि ये एनर्जी बनाने का वो प्रोसेस कर रहा था। और इसकी जो टर्म थी माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कार्ल बेंडा ने प्रपोज की थी। ये दो बातें MCQs में आ रही होती हैं कि डिस्कवर किसने किया था और हमारे पास इसका नेम किसने रखा था। ये कार्ल बेंडा आ गया हमारे पास, पाकिस्तानी गुंडा जो है शफका चीमा की तरह लग रहा है हमारे पास कार्ल बेंडा, सीरियसली। शेप कैसी होती है इसकी? शेप ओवल, स्फेरिकल और रोड शेप के माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ओवल शेप में तो अंडे की तरह होगा, स्फेरिकल प्रॉपर गोल होगा, रोड शेप रोड की तरह थोड़ा सा लंबा होगा। डायमीटर की बात की जाए 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। नंबर ऑफ, हमारी सारी बातें ना ये MCQs के लिए। मैच्योर रेड ब्लड सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लिवर सेल में 1000 से 2000 है, कहीं पे 1500 भी लिखे हुए हैं, मतलब इन दोनों का मिड वैल्यू उसने ली हुई होती है। स्केलेटल मसल में हमारे पास 2000 से 10,000 तक है। कार्डियक मसल में अप टू 8000 है। एग सेल में सबसे ज़्यादा होते हैं, 1 लाख से 6 लाख होते हैं। अब यहाँ दो बातें हैं, वो पूछे कि किस में सबसे कम है, या है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, और किस में सबसे ज़्यादा है, वो हमारे पास एग सेल में है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन। आपको ये भी दिख रही होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये एक उसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड फ्रीली परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है, आपको दिख भी रही होगी। दूसरी वो बात ये कर रहा है कि ये परमिएबल है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं इस आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से मिलती है, कंपोजिशन के हवाले से भी, स्ट्रक्चर के हवाले से भी। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल। अब देखो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर आ गया, अब यहाँ से अंदर जाना है कि नहीं जाना, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके भेजेगी। जैसे कि बात की जाए हमारे पास पायरुवेट की, पायरुवेट को उसने सेलेक्ट करना है फिर अंदर भेजना है। ठीक है, पायरुवेट एसिड आपने नाम सुना होगा, तो उसी से तो फिर आगे उसने एनर्जी निकालनी है, उसको सिलेक्ट करके भेजेगी। कुछ चीज़ों को बाहर रोक भी लेगी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन रिजेंबल्ड प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से मिलती है। बाहर वाली जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सटर्नल है, आउटर है, ये यूकैरियोटिक सेल से मिल रही थी। Inner membrane forms enfolding into chamber called mitochondrial matrix। अच्छा, enfolding into the inner chamber, माइटोकॉन्ड्रिया को इनर चैम्बर है ना, इसे क्या बोल रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं। और इसको इनफोल्डिंग ने कवर करके रखा हुआ। और इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा रही होती है। अब सरफेस एरिया की बात क्या है कि मैं को यहाँ से लेके यहाँ तक धागा बांधना है, एक ही एंड से बांधो, एक ही एंड से बांधो। मैं कहूँ डिस्टेंस उतना ही है लेकिन धागा ज़्यादा बांधना है, तो आप क्या करोगे, धागे को ऐसे फोल्ड कर लोगे। अब ऐसे फोल्ड करके बांधोगे और अब इस धागे को अगर खोलोगे तो ये धागा थोड़ा सा बड़ा आएगा। उसी डिस्टेंस में आपने ज़्यादा सारा धागा मिटा लिया, मतलब सरफेस एरिया बड़ा हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, हमारे पास ये सरफेस एरिया बड़ा हुआ होता है इसकी इनफोल्डिंग्स की वजह से। इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इस इनफोल्डिंग ने हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को बाउंड करके रखा हुआ है, अंदर करके रखा है। क्रिस्टी सरफेस एरिया बढ़ा रही है, अभी बात की केमिकलाइजेशन तक ताकि हो सके। वही कह रहा है कि इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज F0 पार्टिकल। इनर मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर होता है F0 F1 पार्टिकल, जिसे आप क्या बोल रहे होते हो, ATP सिंथेज भी बोल रहे होते हो। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे इसके ना ये लगे हुए हैं F1 F0 पार्टिकल लगे होते हैं,
जिन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, अभी आगे इसकी तस्वीर भी आएगी। जिन्हें आप क्या बोलते हो जी, ऑक्सीसोम्स भी बोलते हो और एटीपी सिंथेज एंजाइम भी बोलते हो उनको। एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज एंजाइम यानी F1 F0 पार्टिकल का नाम है, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा। इसमें हमारे पास उसका क्या आ रहा है जी, हेड भी आ रहा है और चैनल उसकी टेल भी आ रही है। ये एक F1 F0 पार्टिकल है। अभी आगे चल के इसकी एक एनिमेशन भी आएगी। F0 इज़ अ चैनल एंड F1 इज़ हेड। अब ये जो इसका हेड है ना, ये ठीक है, ये इसका आ रहा है F1 और ये बीच में से जो चैनल है, जो रास्ता बना हुआ है, इस चैनल को क्या बोलते हैं, F0 बोल रहे होते हैं। In addition to several other complexes are also found in mitochondrial membrane serve as electron transport chain। अब आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी होगी नाइन्थ में भी, यहाँ दोबारा पढ़ोगे। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे वो भी लगी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या लगी होते हैं, कंपोनेंट लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ठीक है। और उसके साथ फिर हमारे पास ये एटीपी सिंथेज एंजाइम लगा हुआ होता है और वो एटीपी बना रहा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इज़ इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। वो ये कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, इसको किसने कवर करके रखा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन। अभी पीछे बात करके आए, इस मैट्रिक्स के अंदर पड़ा क्या क्या हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंदर इसका अपना डीएनए पड़ा हुआ है, इसके अपने आरएनए पड़े हुए हैं, राइबोसोम जो कि 70S वाले, और एंजाइम्स पड़े हुए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, जिन्होंने हमारे पास क्रेब साइकिल करनी है सारी। अब बात ऐसे है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपने सेल के अंदर देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इंसान का डीएनए है और उस न्यूक्लियस के साथ एक अलग सी माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, वो अपना डीएनए है उसका, ठीक है। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी से ये सारी बात हुई थी कि हमारे पास हुआ ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी दौर में बैक्टीरिया हुआ करता था, ठीक है। बैक्टीरिया आपको पता है उसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं जो कि 70S है। इसको किसी बड़े बैक्टीरिया ने इनगल्फ किया। ये उस टाइम की बात हो रही है जब एवोल्यूशन नहीं हुई थी, दुनिया में बैक्टीरिया ही एग्जिस्ट करते थे, सारे ही प्रोकैरियोट्स थे। उसने क्या किया, इस छोटे वाले को इनगल्फ किया। इनगल्फ करके अब जब खाने लगा तो यार उसने कहा मुझे खाओ मत, मैं जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकता हूँ और आपको एटीपी बना के दे दूंगा। इन दोनों का मुख मुका हो गया, मुख मुका हुआ, फिर वो रहने लग गया। और वक्त गुजरता है कि बैक्टीरिया किस में चेंज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया। कैसे कि आप देखो कि उसकी डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक उसकी इनर मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर उसका डीएनए भी पड़ा हुआ है और बैक्टीरिया वाले राइबोसोम जो कि 70S हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें ये एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी वाली कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी भी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। 70% ऑफ ऑल सेलुलर एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के जितने भी तकरीबन एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े हुए होते हैं। The presence of these can indicate the mitochondria of their own genetics and capable of producing some of their own माइटोकॉन्ड्रिया ने अपनी सारा इसका खाता ही है, अपना डीएनए, अपने आरएनए हैं, अपने राइबोसोम में अपनी प्रोटीन ये खुद बना रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली भी बोल रहे होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन है एटीपी सिंथेसिस करता होता है। अब ये देखो हमारे पास ये F1 F0 पार्टिकल लगा हुआ है, ये उसका चैनल है और ये F1 उसका हेड है। अब जो ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से H साइन हम निकाल लेते हैं, H+ साइन निकाल लेते हैं, तो वो क्या करता है, इस मोटर से, इस एटीपी सिंथेज से गुजरता है, ये मोटर घूमती है और आपके पास क्या बन जाते हैं, एडीपी से एटीपी बन जाता है और वो एनर्जी निकलती है। मतलब H+ यहाँ से पास करवाते हो, ठीक है, चैनल से H+ पास करवाते हो, एटीपी बनवाते हो। तो ये एटीपी सिंथेज जो कि इसके इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है वो ये काम कर रहा होता है। और साइड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, एंजाइम फॉर क्रेब साइकिल आर इन मैट्रिक्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर ऑन क्रिस्टी। फंक्शन ये है कि क्रेब साइकिल भी इधर ही हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही होगी। ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट फिर प्लास्टिड पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।